हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था गुप्ता डायनेस्टी का जो इम्पोर्टेंट एम्परर्स थे उन पर बात किया था। आज हम लोग गुप्ता डायनेस्टी का जो राज व्यवस्था था और टैक्सेशन सिस्टम था और जो उस वक्त का व्यापार व्यवसाय का जो स्थिति था, धार्मिक स्थिति क्या था, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य डायनेस्टी का प्रशासन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो मौर्य डायनेस्टी का प्रशासन जो आज हम लोग देखते हैं कि एक देश होता है और देश कई स्टेट में, राज्य में बटा होता है और फिर हर एक स्टेट जो है कई डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में डिवाइड होता है, फिर ब्लॉक छोटे छोटे हिस्सों में, ग्रामों में डिवाइड होता है। तो उसी तरह का हर दौर में, चाहे वो राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, इसमें तो राजतंत्र ही था, लोकतंत्र इसमें कहाँ मिलेगा। तो राजतंत्र में भी इसी तरह का व्यवस्था, एक कुशल जो प्रशासनिक व्यवस्था या फिर बोल सकते हैं कि कुशल संचालन के लिए प्रशासन का, वहाँ पर भी इस तरह का डिवीजन था। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग ये जो गुप्ता डायनेस्टी था यह राजतंत्रात्मक था और यहाँ पर एक सिद्धांत चलाया गया था, देवत्व सिद्धांत। यानी कि जो भी गुप्ता डायनेस्टी थे के राजा थे वो लोग अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कह करके वहाँ पर शासन किया, यानी कि ईश्वर ने उन्हें भेजा है वहाँ के आम जनता पर शासन करने के लिए, राजा बना करके। तो ये सिद्धांत यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी में देखने को मिलता है और लोग उसको एक्सेप्ट भी करते थे, उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बोल करके। और इसमें जो सबसे टॉप जो होता था राजतंत्र में, वो होता था सम्राट या राजा, जिसके पास न्याय का अधिकार, न्याय विभाग का अधिकार, सेना का अधिकार, दीवानी विभाग का अधिकार, सारे अधिकारों का ये, यानी कि इन सभी विभागों का ये प्रमुख होता था सम्राट। उसके बाद इस वंश के जो शासक हुए उन लोगों ने परम देवता, परम भट्टारक, महाराज धीराज जैसे बड़े बड़े उपाधियों का धारण किया था। और इनसे यह चीज़ स्पष्ट होता है या इन चीज़ों का संकेत मिलता है कि ये जितने भी राजा हुए ये लोग छोटे छोटे राजाओं के ऊपर में शासन करते थे, यानी कि उसके अंदर में कई छोटे छोटे राजा होते थे, यानी कि सामंतवाद कह सकते हैं, सामंतवादी व्यवस्था था। और इसी दौर में सबसे ज़्यादा जो है सामंतवाद देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि राजा जो है शासन चलाने के लिए या फिर कुशल प्रशासन के लिए, प्रशासन का कुशल संचालन के लिए मंत्रिमंडल का गठन करते थे, जिसमें कि अमात्य, सचिव और मंत्री इसमें शामिल होते थे। चलिए देखते हैं कि ये जो गुप्ता डायनेस्टी था ये किस तरह से कितने कितने हिस्सों में बटा होता था। तो राष्ट्र जो एक बड़ा साम्राज्य होता है उसको हम लोग राष्ट्र कहते हैं या देश कहते हैं, और यह जो है देश कई प्रांतों में बटा होता था। इन प्रांतों को या तो प्रांत या भुक्ति या अवनी कहा जाता था। राष्ट्र का जो हेड होता था उसको गोप्ता कहा जाता था और प्रांत का जो हेड होता था उसे उपरिक कहा जाता था। और ये फिर प्रांत आगे कई विषय में बटा होता था, जिसका हेड को विषयपति कहा जाता था। और फिर विषय वीथी में बटा होता था और वीथी पेठ में बटा होता था और पेठ जो है फिर ग्राम में होता था। यानी कि कह सकते हैं कि कई ग्राम मिलकर के पेट बनता था और कई पेट मिलकर के वीथी बनता था और कई वीथी मिलकर के एक विषय बनता था, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट बनता था। तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य जो बटा हुआ था। और जो ग्राम था इसका जो हेड होता था उसको मुखिया या फिर ग्रामिक कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी का जो इनकम था, रेवेन्यू था, उसका मेन सोर्स क्या था। तो टैक्स ही था। हर एक राजा को टैक्स ही मिलता है रेवेन्यू के तौर पे उसको अपना साम्राज्य चलाने के लिए। तो ये जो है गुप्ता डायनेस्टी जो हम देख रहे हैं ये भी कृषि प्रधान ही था। इसमें व्यापार व्यवसाय भी था, लेकिन यह कृषि प्रधान था, एक कृषि प्रधान वंश था। और कृषि से उत्पाद, यानी कि भूमि से उत्पाद से जो मिलने वाला टैक्स था उसको भाग कहा जाता था, जो कि 1/4 से लेकर के 1/6 तक होता था। भोग एक ऐसा कर था जिसको कह सकते हैं कि हर दिन फल फूल सब्जी के रूप में दिया जाता था, उसको इस टाइप के कर को भोग कहा गया। परनय कर इस तरह का कर था जिसे कि ग्रामवासी या तो स्वेच्छा से देते थे या फिर अनिवार्य रूप से देते थे, यानी चंदा के रूप में, इसे परनय कर कहा गया। और उपरी कर या उद्रंग कर जिसको भूमि कर के रूप में देखते हैं। यहाँ पर भूमि से उत्पाद कर और यहाँ पर भूमि कर देना होता था। उसके बाद अगर आगे देखें तो जो नगद टैक्स दिया जाता था उसको हिरण्य कहा जाता था और अन्न के रूप में जो टैक्स दिया जाता था उसे मेघ कहा जाता था। इस पीरियड में, यानी कि गुप्ता पीरियड में
जो दान देना का प्रथा है, ब्राह्मणों को जमीन दान देने का, वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। यानी कि भूमि दान देने का जो सिस्टम था इसमें अधिक विकास होता है, जो कि स्टार्ट किया था सातवाहनों ने। और जो भूमि दान होता था यह टैक्स फ्री होता था, इसके लिए टैक्स नहीं देना होता था। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य का स्थिति क्या था। तो जो गुप्ता पीरियड था यह वाणिज्य व्यवसाय के लिए भी उत्कर्ष का काल था, और व्यवसाय या वाणिज्य व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था किया गया था, श्रेणी का व्यवस्था किया गया था वाणिज्य के लिए। और इस गुप्ता डायनेस्टी का जो काल था इसमें उज्जैन सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थल थे व्यापार के उद्देश्य से, क्योंकि देश का हर एक कोने से, साम्राज्य के हर क्षेत्र से उज्जैन की तरफ माल आता था। और कहा जाता है कि उस दौर में जो सिस्टम था बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय का प्रणाली चलता था, और या फिर आम जनता जो है या तो वस्तु विनिमय करता था या फिर कौड़ियों से अपना लेन देन करता था, यानी कि सिक्कों की कमी होने की वजह से। और डायनेस्टी में, गुप्ता डायनेस्टी में जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसे रुपया कहा गया। और इसी काल में, यानी कि गुप्ता काल में ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए, स्वर्ण मुद्रा सबसे ज़्यादा सोने का ही चलाया गया, जैसे कि दिनार कहा गया। हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला जो है मेनेंडर ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाया, और फिर कुषाण वंश में जो विम कैडफिसेस था उन्होंने सर्वाधिक चलाया था। लेकिन अगर पूरे काल की बात करें तो गुप्ता काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा चलाया गया था। और इसमें जो था शुद्धता की कमी थी, यानी कि जो कुषाण के शासकों ने जो मुद्रा चलाया था स्वर्ण मुद्रा, उनसे कहीं इसका जो शुद्धता थी वो कम थी, उनके बराबर शुद्धता नहीं थी। और यहाँ पर दो बंदरगाह, यानी कि पूर्वी तट का जो बंदरगाह था ताम्रलिप्ति और पश्चिम का जो बंदरगाह था भड़ोच, ये प्रमुख बंदरगाह थे जिनसे व्यापार चलता था। उसके बाद आते हैं हम लोग सामाजिक स्थिति, यानी कि गुप्त वंश का जो सामाजिक व्यवस्था था वो किस तरह का था। तो यहाँ पे हमें 4 वर्ण तो देखने को मिलते हैं, जो कि उत्तर वैदिक काल से हमको देखने को मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। लेकिन इस काल में आकर के कई उपजातियां बन जाते हैं, कई अनगिनत उपजातियों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं अपर कास्ट लोअर कास्ट में शादी हुआ, लोअर कास्ट अपर कास्ट में शादी हुआ, तो उससे जो बच्चे पैदा हुए उसको एक उपजाति में डाल दिया गया। विदेश से जो लोग आकर के घुल मिल गए उसको एक अलग जनजाति में, मतलब उपजाति में बांट दिया गया। इस तरह से कई उपजातियों में बढ़ जाता है। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। सुधार इसलिए कि शूद्रों को रामायण, महाभारत और जो पुराण थे इसको सुनने का अधिकार मिल गया था। कृष्ण देवता को पूजा करने का अधिकार मिला था। जो धार्मिक अनुष्ठान थे, घरेलू अनुष्ठान, उसके भी अधिकार मिला था। तो इस तरह से शूद्रों की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। लेकिन जो अछूतों का जो स्थिति था वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। ये कहा जाता है कि अछूतों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, और जो चंडाल लोग होते थे वो बस्ती से, यानी गांव से बाहर बसते थे। उसके बाद देखते हैं स्त्री की स्थिति क्या थी। तो स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो इसे 2 हिस्सों में बांट करके देखना होगा, तभी से ज़्यादा समझ में आएगा कि जो निचले जो 2 निम्न वर्ण थे, उन 2 निम्न वर्णों की जो स्थिति थी स्त्रियों की वो सुधरी थी। इसमें यह लॉजिक दिया गया कि जो निम्न जाति की जो स्त्रियां हैं उसे अपने जीवन यापन के लिए, जीवन अर्जन के लिए घर से निकलना पड़ता है, इसलिए उनकी स्थिति में सुधार, यानी कि उन्हें कुछ स्वतंत्रता दे दी गई। लेकिन वहीं जो उच्च 2 वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनके औरतों को, इनके स्त्रियों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया। इसका एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं एरन अभिलेख में 510 ईस्वी का, जिसमें कि सती होने का जो प्रूफ है वो उच्च 2 वर्णों के लिए ही है, जिसमें कि उन्हें उतने अधिकार, उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें विवश किया जाता था सती होने के लिए। उसके बाद देखते हैं धार्मिक स्थिति क्या था। तो गुप्ता काल में ब्राह्मण और हिंदू धर्म का जो होता है पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान का काल होता है गुप्ता काल। इसमें वैष्णव धर्म का ज़्यादा विकास होता है। इसके अलावा अन्य धर्मों को भी सहिष्णुता वाला भाव था, इसलिए सभी धर्मों का विकास होता है बराबर तरीके से। और इसमें जो है सबसे पहले मंदिर निर्माण का जो शुरुआत होता है वह गुप्त काल से ही होता है। हम लोगों ने देखा था श्रीगुप्त जो है मगध में मंदिर निर्माण करवाया, 24 गांव दान दिए थे मंदिर निर्माण के लिए। तो ये गुप्ता डायनेस्टी से ही शुरू होता है मंदिर निर्माण का काम। और मंदिर निर्माण में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गुप्ता डायनेस्टी का वो दशावतार मंदिर, यानी देवगढ़ झांसी का जो दशावतार मंदिर है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इसमें 10 अवतार, यानी कि विष्णु के 10 अवतारों का मंदिर है, और जिसमें 10 अवतारों में से जो वराह अवतार हैं वो सबसे प्रसिद्ध थे। उसके बाद आते हैं हम लोग कला के क्षेत्र में, जिसमें हम लोग वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला,
साहित्य कला आदि को देखेंगे तो वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्ता डायनेस्टी बहुत पीछे था, यानी कि पिछड़ा था। और इसका अगर प्रमाण के रूप में बोलेंगे तो यही जो देवगढ़ के जो दशावतार मंदिर है ये वास्तुकला के रूप में दिखाई पड़ता है। अगर मूर्तिकला की बात करें तो बहुत पहले से ही बौद्ध मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ बनते हुए आ रहा था। साथ ही हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति का भी निर्माण इस काल में शुरू हो जाता है। और कुषाणों के काल में जो बौद्ध और जैन धर्म के जो नग्न मूर्ति बना करता था वो यहाँ पर आके बंद हो जाता है, यानी कि कामुकता वाला बोल सकते हैं या फिर जो आकर्षण वाला जो मूर्ति होता है वो बंद हो जाता है। यानी कि इस पीरियड में वस्त्र का इस्तेमाल किया जाने लगता है, यानी कि मूर्तियों को वस्त्र पहनाया जाने लगता है। और बुद्ध के भूमि स्पर्श करते हुए एक मूर्ति का भी निर्माण इस काल में हुआ। उसके बाद देखते हैं अगर चित्रकला की बात करें तो अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और बाकी गुफाएं जो कि ग्वालियर में स्थित है, वहां से हमें चित्रकला का विकास का प्रमाण मिलता है। अजंता की गुफा जो कि टोटल 29 गुफाएं थे, जिनमें से अभी मात्र 6 गुफाएं ही शेष हैं। और उस 6 में से 16 और 17 नंबर का जो गुफा है वो गुप्त काल से बिलोंग करता है। और इसमें जो 17 नंबर का जो गुफा है उसे चित्रशाला कहा गया है। और इस 17 नंबर का ही गुफा में बौद्ध के कई चित्रण किया गया, बौद्ध के जन्म का, मरण का, महापरिष्क्रमण, यानी कि उनके जितने भी जीवन में घटना हुए उन सभी का और उनके पुराने जो पूर्व जन्मों के बारे में भी उनके चित्रण किया गया है इस 17 नंबर का गुफा में। और जातक की कहानियों पर आधारित ये चित्र बने हुए हैं। और ये सारी जो घटनाएं बौद्ध के दिखाए गए हैं वो महायान संप्रदाय के सारे चित्र से संबंधित सारे चित्र मिले। उसके बाद जो है बाघ की गुफाएं जो भी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ग्वालियर के नज़दीक, जिसमें 9 गुफाएं मिले हैं। और इसमें मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित चित्रकला मिला है। उसके बाद देखते हैं हम लोग साहित्य के क्षेत्र में। इसमें गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास होता है। हम देख सकते हैं इसमें सुदर्ग का मृच्छकटिकम, अमर सिंह का अमरकोश, कामानंद का नीतिसार, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निपुत्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार आदि जो है ग्रंथ कालिदास का गुप्त काल में लिखे गए, जिसमें सबसे फेमस या सबसे उत्कृष्ट बोल सकते हैं इसकी रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। और विष्णु शर्मा का जो ये पंचतंत्र है इसे 50 भाषाओं में लिखा गया है और 250 से ज़्यादा संस्करण में या फिर एडिशन में इसका पब्लिकेशन हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं साइंस और टेक के क्षेत्र में कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस काल में विकास देखने को मिलता है। इसमें बारहमिहिर जो कि खगोल शास्त्री थे और इन्होंने अपनी रचना बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या का वर्णन किया है, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है। उसके बाद आर्यभट्ट जिसके एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने शून्य का और दशमलव का विकास किया, शून्य का खोज किया। इन्होंने अभी बताया कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर घूमता है, अपने अक्ष पर, और फिर ये जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर भी घूमता है। इन्होंने सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर भी प्रकाश डाला है। उसके बाद धन्वंतरी जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का राजवैद्य था, और वाग्भट जिन्होंने कि ये भी एक राजवैद्य ही था और इन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय और नवनीतकम 2 आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ लिखे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो गुप्ता डायनेस्टी था इसको स्वर्ण युग भी कहा गया है, स्वर्ण युग कहा गया है, फिर क्लासिकल एज या फिर गोल्डन एज कहा गया है इसके क्षेत्र को विकास को लेकर के। इसमें भी कुछ मतभेद है, यह कहकर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गुप्ता काल में ही जो है व्यापार व्यवसाय में पतन होता है, नगरों का पतन होता है, इसलिए इसे या जो है स्वर्णिम युग नहीं माना जा सकता। तो सबका अपना अपना मत है। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी का प्रशासन, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, व्यापार का जो सिस्टम था और कला का भी हमने देखा। तो चलिए दोस्तों आज के इस टॉपिक पे यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।